हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भारत और समकालीन विश्व विषय का चौथा अध्याय, और हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, संक्षेप में लिखें। और यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के दो उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिकी महाद्वीपों के बारे में चुनें। तो किस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। आप लिखेंगे उत्तर और सबसे पहले लिखेंगे चीन और हेडिंग डालकर लिखेंगे 15वीं शताब्दी तक बहुत सारे सिल्क मार्ग अस्तित्व में आ चुके थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे आप दूसरे नंबर पर अमेरिका और हेडिंग डालकर लिखेंगे 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता खोज लिया और वे अमेरिका तक जा पहुँचे, तो अमेरिका की विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगे। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं, खासतौर से चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद फिर आता है आपका दूसरा प्रश्न, और यहाँ पर पूछा है, बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दी। उत्तर लिखेंगे आप और पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो गया था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। और फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के पास तो कोई परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार नहीं था। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। अगला लिखेंगे नंबर 4 पर, इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। अगला लिखेंगे 5वां पॉइंट, जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने सभी समुदायों को खत्म कर डाला। इसके बाद 6वां पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। अगला है फिर 7वां पॉइंट लिखेंगे, इस तरह से बिना किसी चुनौती के बड़े साम्राज्यों को जीतकर अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना हुई। बंदूकों को तो खरीदकर या छीनकर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। तो इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करें। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर फिर आता है आपका तीसरा प्रश्न, और यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। और सबसे पहले कहे आपके लिए कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखनी है, तो आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। आई बात समझ में। इसके बाद लिखेंगे, खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बासिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वे कॉर्न लॉ को फौरन निरस्त कर दें। कॉर्न लॉ के समाप्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा और आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित कॉर्न लॉ की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गाँवों से उजड़कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। तो इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे बच्चों। इसके बाद बच्चों फिर आता है ख, और यहाँ पर पूछा है, अफ्रीका में
रिंडरफेस्ट का आना। इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, तो क्या लिखेंगे इस बारे में? उत्तर में आप लिखेंगे पॉइंट बनाकर नंबर 1 लिखेंगे, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरफेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाले इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे गहरा असर पड़ा। इसके बाद फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट लिखेंगे, यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। अगला है फिर बच्चों पांचवा पॉइंट आपके लिए, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिम अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे। इसके बाद फिर लिखेंगे छठा पॉइंट बच्चों, 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। और इसके बाद फिर लिखेंगे सातवां पॉइंट, रिंडरफेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन समाप्त हो गए। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे, याद भी करते रहे बच्चों। और इसके बाद फिर आपके लिए गए है, विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। इस पर भी आपको टिप्पणी लिखनी है, तो किस प्रकार से लिखेंगे चलिए देख लेते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, पॉइंट बनाकर लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, पता है ना आपको। इसके बाद 1919 में समाप्त हुआ। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इस युद्ध में 90 लाख से अधिक लोग मारे गए तथा 2 करोड़ लोग घायल हुए। याद रखें बच्चों, याद भी करें। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, मृतकों और घायलों में ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। अगला है फिर पांचवा पॉइंट आपके लिए, इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। अगला है बच्चों छठा पॉइंट, परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद है बच्चों घ, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। और इस पर टिप्पणी आप किस प्रकार से लिखेंगे? आप लिखेंगे उत्तर, महामंदी का प्रभाव जहां पश्चिमी देशों पर बड़े भयंकर तौर पर पड़ा, वहीं उपनिवेशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा, जो कुछ इस प्रकार से था। और आप फिर इसके बाद पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। सबसे पहला प्रभाव व्यापारिक क्षेत्र, और यहाँ पर आप हेडिंग डालकर लिखेंगे, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भारत से कृषि वस्तुओं का निर्यात और निर्मित सामान का आयात बड़े पैमाने पर होने लगा था। महामंदी के कारण इस प्रक्रिया पर भी बुरा असर पड़ा। 1928 से 34 के बीच आयात का प्रतिशत आधा रह गया था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ गई थी। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे दूसरा पॉइंट बच्चों, कृषि उत्पादों पर प्रभाव, और हेडिंग डालकर लिखेंगे, इस मंदी के कारण उन कृषि उत्पादों और उनसे निर्मित सामानों पर भारी असर पड़ा जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग थी, यानी जूट और पटसन की उपज और बनने वाली उनसे वस्तुएं। इस समय टाट का निर्यात बंद हो गया था, जिस कारण कच्चे पटसन की कीमतें 60% से भी अधिक गिर गई। अतः जिन कृषकों ने पटसन उगाने के लिए कर्जे लिए थे, उनकी स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा और वे और अधिक कर्जदार हो गए। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, और हेडिंग डालकर लिखेंगे, शहरी अर्थव्यवस्था पर महामंदी का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर वेतनभोगी वर्ग रहता था या फिर बड़े जमींदार वर्ग के लोग रहते थे जिन्हें ज़मीन का लगान मिलता था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया था, जिससे उद्योगों को भी लाभ हुआ। इसके विपरीत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। सरकार द्वारा लगान कम न करने के कारण कृषकों की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई। एक ओर उन्हें अपने उत्पादों की सही कीमत नहीं मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उन पर लगान और कर्जा का भार बढ़ता चला गया। अतः ग्रामीण क्षेत्र में भारी असंतोष का वातावरण था। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे, साथ साथ याद भी करते जाएंगे। चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, वैश्वीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ, और हेडिंग डालकर लिखेंगे, इस मंदी के समय भारत की कीमतें धातुओं विशेषकर सोने का निर्यात पुनः प्रारंभ हो गया था। इससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। के बाद फिर आता है बच्चों अगला पॉइंट आपके लिए, और यहाँ पर आप लिखेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। और इस पर आप टिप्पणी क्या लिखेंगे? उत्तर में आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे बच्चों। नंबर 1, 1920 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना
की गई। 70 के दशक के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में कई परिवर्तन आए। अब विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से कर्जे और विकास संबंधी सहायता ले सकते थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, 50 और 60 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। चूँकि अधिकतर सरकारें बाहर से आने वाली चीज़ों पर भारी आयात शुल्क वसूल करने लगी थी, अतः बड़ी कंपनियों ने अपने संयंत्रों को उन्हीं देशों में लगाने प्रारंभ कर दिए जहां वे अपने उत्पाद बेचना चाहते थे और उन्हें घरेलू उत्पादकों के रूप में काम करना पड़ता था। ठीक है, इसके बाद लिखते चले जाएंगे बच्चों यहाँ पर। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, 70 के दशक में एशियाई देशों में बेरोजगारी बढ़ने लगी थी, अतः इन कंपनियों ने एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित किए जहां वेतन कम देना पड़ता था। चीन में अन्य एशियाई देशों के मुकाबले सबसे कम वेतन देना पड़ता था, अतः इन कंपनियों ने यहां पर अत्यधिक निवेश किया। इससे अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन आए जिसने विश्व के आर्थिक भूगोल को बदल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, और उन पे जो भी आपको पूछा है वहाँ पर आप टिप्पणियाँ कर सकते हैं। इसके बाद फिर आता है बच्चों आपका चौथा प्रश्न, और इसमें कहा है खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। उत्तर आप क्या लिखेंगे? उत्तर आप इस प्रकार से लिखें बच्चों, 1890 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी, इससे तकनीकी में भी बदलाव आ चुके थे। खाद्य उपलब्धता पर भी तकनीकी का प्रभाव पड़ने लगा, जो कुछ इस प्रकार से था। और किस प्रकार से था, यहाँ पर आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1 लिखेंगे रेलवे का विकास, और हेडिंग डालकर लिखेंगे अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। ठीक है, फिर लिखेंगे दूसरा पॉइंट बच्चों, नहरों का विकास, और हेडिंग डालकर लिखेंगे खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव का बहुत अच्छा उदाहरण हम पंजाब में देखते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं की खेती की जा सके। इससे पंजाब में गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ गया और गेहूं को बाहर बेचा जाने लगा। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे अगला तीसरा पॉइंट बच्चों, रेफ्रिजरेशन तकनीकी का विकास, और हेडिंग डालकर लिखेंगे 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप से ले जाकर काटा जाता था, लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, बहुत सारे लंबे सफ़र में मर जाते थे, बहुतों का वजन गिर जाता था या वे खाने लायक नहीं रहते थे, इसलिए मांस खाना एक महंगा सौदा था। नई तकनीक के बाद फिर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों के बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार शामिल हो गया। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने चौथे प्रश्न का उत्तर, पॉइंट बनाकर लिखें, साथ साथ याद भी करें। इसके बाद बच्चों फिर आता है आपका 5वां प्रश्न, और यहाँ पर पूछा है ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। तो जानते हैं आप क्या अर्थ है? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसी को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या फिर ब्रेटन वुड्स दिन भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। आई बात समझ में? इसके बाद फिर आपके लिए चर्चा करें, और यहाँ पर पहला प्रश्न है बच्चों आपके लिए, कल्पना कीजिए कि आप कैरिबियाई क्षेत्र में काम करने वाले गिरमिटिया मजदूर हैं। इस अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर अपने हालात और अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए अपने परिवार के नाम एक पत्र लिखें। तो चाहे तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं बच्चों, और चाहे से ठीक आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं, मैं मताधीन भारत से जाने वाला एक गिरमिटिया
मजदूर था। मुझे 20वीं सदी के प्रारंभ में गुयाना में 10 साल के अनुबंध के तहत काम के लिए जाना पड़ा। वहाँ से मैंने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा। और किस प्रकार से आप जानते होंगे पत्र कैसे लिख सकते हैं बच्चों। आदरणीय माताजी पिताजी चरण स्पर्श, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशल से होंगे। वैसे तो यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है, परंतु जिस एजेंट ने मुझे यहाँ भेजा था उसने यहाँ के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं दी थी, जिससे कि मुझे लंबी समुद्री यात्रा करनी पड़ेगी। यहाँ काम करने के हालात अच्छे नहीं हैं। उसने मुझे कहा था कि मैं बीच में कुछ दिनों के लिए आपसे मिलने भी आऊँगा, पर वह अब अपने वादे से मुकर रहा है, अतः मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता। मैं यहाँ पर एक बागान में काम करता हूँ। यहाँ मेरे साथ कुलियों जैसा बर्ताव होता है। यदि कोई यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो पकड़ा जाता है और उसके साथ फिर बुरा बर्ताव होता है, जिसमें कोई कोई तो मर भी जाता है। अतः हम लोग यहाँ से भागने का प्रयास नहीं करते। अब तो बस इसी इंतज़ार में समय कट रहा है कि हमारे नेता इस घिनौनी अनुबंधित दास प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाएं और हमें आज़ाद करवाएं। मैं वापस घर आना चाहता हूं। फिलहाल मैं आपको कुछ पैसे भेज रहा हूं। ये पैसे कम हैं क्योंकि पिछले कुछ दिन बीमार होने के कारण काम नहीं कर सका, जिससे मेरे पैसे कट गए और मुझे कम वेतन मिला। पत्र का जवाब शीघ्र देना, आपका पुत्र मतादीन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों, और चाहे तो अपने हिसाब से भी, और आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, फिर दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रभावों की व्याख्या करें। तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण दें और उनके बारे में संक्षेप में लिखें। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों? ठीक इस प्रकार से लिखें। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया है, और उसके बाद डैश करके लिखेंगे व्यापार का प्रभाव, यानी कि नंबर 1 पर लिखेंगे व्यापार का प्रभाव, हेडिंग डाल देंगे। पहला प्रभाव व्यापार का होता है जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा लिखेंगे बच्चों श्रम का प्रभाव, और यहाँ पर जो है हेडिंग डालकर लिखेंगे दूसरा प्रवाह श्रम का होता है। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रवाह लिखेंगे बच्चों पूंजी का प्रवाह, और यहाँ पर लिख सकते हैं तीसरा प्रभाव पूंजी का होता है जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। ये तीनों प्रभाव एक दूसरे से जुड़े थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। इसके बाद लिखेंगे भारत से तीनों प्रभावों के उदाहरण, और भारत में प्राचीन काल से ही तीनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं। पॉइंट 1 लिखेंगे आप, प्राचीन काल से ही भारतीयों ने अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध बना रखे थे। भारतीय व्यापारी भारत से मसाले, कपास आदि लेकर विदेशों में जाते थे और वहां से ज़रूरी चीज़ें लेकर आते थे। ठीक है, इसके बाद दूसरा लिखेंगे बच्चों बहुत से भारतीय कारीगर और इंजीनियर विदेशों में बागानों, खानों, सड़क निर्माण और रेल निर्माण का काम करने के लिए गए। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों भारत में प्राचीन काल में बहुत से देशों ने पूंजी का निवेश किया। पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने यहाँ व्यापारिक कंपनियाँ खोली तथा चाय के बागान आदि स्थापित किए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, फिर आता है तीसरा प्रश्न आपका, और यहाँ पर पूछा है महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। और किस प्रकार से करेंगे आप जानते हैं क्या होती है महामंदी? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, और कौन कौन से थे पॉइंट में देखेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे औद्योगिक क्रांति के कारण। अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार नहीं रहा। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे बच्चों दूसरा पॉइंट क्या आपके लिए, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है आपके लिए, इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों संकट से पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। 1928 के कुछ समय पहले विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे। इसके बाद फिर आता है आपका चौथा पॉइंट बच्चों, और यहाँ पर लिखेंगे यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। पांचवा पॉइंट लिखेंगे
अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहाँ लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, याद भी करें साथ साथ। आपका फिर आता है चौथा प्रश्न बच्चों, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? इसमें व्याख्या करें। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, वे विकासशील देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे, किंतु 50 व 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज गति से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई और अपना एक संगठन बनाया जिसे समूह 77 या G77 से जाना जाता है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही प्रभुत्व था, इसलिए उनसे विकासशील देशों को कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रतिक्रिया स्वरूप विकासशील देशों ने G77 नामक संगठन बनाकर नई आर्थिक प्रणाली की मांग की ताकि उनके आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सकें। उनके प्रमुख आर्थिक उद्देश्य क्या थे, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अपने संसाधनों पर उनका पूरा नियंत्रण हो, कच्चे माल से सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाज़ारों में उतारने और उन्हें बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। और इसके बाद फिर शुरू होते हैं आपके परियोजना कार्य से संबंधित प्रश्न। और यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, 19वीं सदी के दौरान दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण हीरा खनन के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा करें। सोना और हीरा कंपनियों पर किसका नियंत्रण था? खनिक लोग कौन थे और उनका जीवन कैसे था? तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे उत्तर में? आप देख सकते हैं बच्चों, उत्तर आप लिखेंगे 19वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका में हीरा और स्वर्ण धातुओं के खनन का कार्य बड़ी तेज़ी से किया जाने लगा। इसके लिए ब्रिटेन, फ्रांस जैसे बड़े यूरोपीय देशों ने अपने अपने खोजी दलों का गठन किया, जिन्होंने अफ्रीकी महाद्वीप के भयंकर परिस्थितियों का सामना करते हुए इसके विभिन्न क्षेत्रों के नक्शे बनाए और यहाँ तक पहुँचने के रास्ते खोजे। बाद में उन्होंने अफ्रीका का बंटवारा किया, जिसे अफ्रीका का कागजी बंटवारे के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका की इन खानों पर ज़्यादातर ब्रिटेन व फ्रांस की कंपनियों का नियंत्रण था। इन खादानों में कार्य करने वाले ज़्यादातर अफ्रीकी होते थे। इनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती थी, उनसे अत्यधिक कार्य लिया जाता था, इनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता था, इनको बाड़ों में बंद कर दिया जाता था तथा इनको खुलेआम घूमने फिरने नहीं दिया जाता था। यदि कोई मजदूर भागने का प्रयास करता तो उसे पकड़ लिया जाता था तथा कठोर दंड दिया जाता था, कभी कभी तो जान से भी मार दिया जाता था। ठीक है, तो इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित आपके सारे प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भारत और समकालीन विश्व के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।